आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। अक्सर आप हमारे पास आते हैं सवालों के जवाब जानने के लिए, लेकिन आज हम आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो ये, हमारे देश में आरक्षण किसे मिलना चाहिए? पिछड़ी जाति के लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, या फिर अति गरीब लोगों को, चाहे उनकी जाति कोई भी हो? यह सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। और यह वो सवाल है जिसे हमारे देश के नेताओं ने 75 वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति के लिए नजरअंदाज किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस सवाल का जवाब सब जानते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत किसी के पास नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह कहा है कि देश में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो 10% आरक्षण सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया था, वो पूरी तरह संवैधानिक है और इस पर अब कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इस आरक्षण को अंग्रेजी में EWS रिजर्वेशन या EWS कोटा कहते हैं। EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हिंदी में इसे कहेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या गरीब वर्ग, यानी वो गरीब लोग जो सामान्य वर्ग से आते हैं। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसके तहत भारतीय संविधान में 103वां संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत तब भारत सरकार ने यह कानून बनाया कि हमारे देश में सामान्य वर्ग, जिसे आज तक कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला और जिसे हमारे देश में अक्सर जनरल कैटेगरी कहा जाता है, उस वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण की व्यवस्था इस तरह से होगी कि इससे बाकी के दलितों और पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण मिल रहा है अभी, उस पर कोई असर ना पड़े। यानी ऐसा नहीं होगा कि जो पिछड़ा वर्ग है, जिसे पिछले 75 वर्षों से आरक्षण मिल रहा है, उसका आरक्षण छीनकर सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया जाए। उन्हें जितना मिल रहा था वो मिलता रहेगा, उसके अतिरिक्त 10% और आरक्षण मिलेगा अब सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को। लेकिन तब हमारे देश के एक खास वर्ग और बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल उठा दिए और कहा कि इस नए आरक्षण से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन होगा और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ भी अन्याय होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बहुमत से भारत सरकार के इस फैसले को संवैधानिक करार दे दिया है। 5 जजों की इस बेंच में 3 जजों ने इस आरक्षण को सही माना है, यानी संवैधानिक माना है, जबकि 2 जजों ने इसके खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिनमें मुख्य न्यायाधीश UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट शामिल हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देना संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और इसे समानता के सिद्धांत को भी इससे चोट पहुंचेगी और यह आरक्षण के लिए पहले से निर्धारित 50% की सीमा का भी उल्लंघन करेगा। इसलिए इसे किसी भी रूप में मंजूरी नहीं दी जा सकती। इसके बाद चीफ जस्टिस UU ललित ने भी जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से अपनी सहमति जताई और कहा कि भारत सरकार का यह फैसला संवैधानिक दायरे में नहीं आता। लेकिन क्योंकि बाकी के 3 जज भारत सरकार के कानून के पक्ष में थे, इसलिए बहुमत के हिसाब से यह कानून अब जारी रहेगा, यानी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। इन जजों में जस्टिस बेला त्रिवेदी का भी नाम है, जिन्होंने कहा कि संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि इससे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता और जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि यह कानून संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मुद्दे पर यह फैसला सुनाया गया, तब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, यानी इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और यह पारदर्शिता के लिहाज से बहुत अहम है और इसीलिए हम इस लाइव स्ट्रीमिंग के कुछ जरूरी अंश आज आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला सुनाया जा रहा था तब के ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और देखिए उस समय क्या हुआ था। Consequently, the transferred cases, transfer petitions, read petitions, and the petition for special leave appeal forming the part of this batch of matters are dismissed. Our acknowledgements while closing on this reference, sincere thanks and compliments deserve to be placed on record for the learned counsel for the respective parties, their associates and their researchers, and also all the constructive contributors whose erudite and scholarly presentation of respective viewpoints
has rendered invaluable assistance to this court in shaping the formulations herein. Thank you. Of Anglo-Indian community in the House of Parliament and in the legislative assemblies of the state by nomination has already ceased by virtue of 104th Amendment that is with effect from 25th January 2020. Therefore, similar timeline, if prescribed, for the special provisions in respect of the reservations and representations provided in Article 15 and 16 of the Constitution, it would be a way forward leading to an egalitarian, casteless and classless society. The idea of Baba Saheb Ambedkar was to bring social harmony by introducing reservation for only 10 years. However, it has continued past 7 decades. Reservation should not continue for an indefinite period of time so as to become a vested interest. In the result, I hold that the impugned amendment is valid and in no manner alters the basic structure of the Constitution. That Sections 2 and 3 of the Constitution, 103rd Amendment Act 2019, which inserted Clause 6 in Article 15 and Clause 6 in Article 16 respectively, are unconstitutional and void on the ground that they are violative of the basic structure of the Constitution. The writ petitions are consequently disposed of. It would be in order to place my gratitude and appreciation for the valuable assistance rendered by all counsel and all the counsel assisting them. In view of the decision rendered by the majority consisting of Honorable Justice Dinesh Maheshwari, Honorable Justice Bela M. Trivedi, and Honorable Mr. Justice J.B. Pardiwala, the challenge raised to the 103rd Amendment to the Constitution fails. The writ petitions and other proceedings filed. तो आज आपको हम सुप्रीम कोर्ट में जब बड़े बड़े फैसले सुनाए जाते हैं तो कैसे सुनाए जाते हैं उसका एक अंश हमने आज आपको दिखाया, क्योंकि जस्टिस यू ललित जो कि चीफ जस्टिस हैं, आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला आज सुनाया है और अब आजकल सुप्रीम कोर्ट में जो नया कानून आया है उसके तहत अब आप सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े फैसले सुनाए जाते हैं उन्हें आप सीधे देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने आज अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और आज उनके फैसले में जो उन्होंने कोट किए हैं, कई सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को जो कोट किया है, आज मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अपने फैसले में उन्होंने एक जगह कोट किया है सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को, जिसमें उन्होंने लिखा है, अनडाउटेडली अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स देयर वुड बी मिलियंस ऑफ अदर सिटीजन्स हु वुड ऑल्सो बिलोंग टू द वीकर सेक्शंस। मतलब ये जरूरी नहीं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं वो ही कमजोर वर्ग है, उनके अलावा भी लाखों ऐसे लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो कि इस वर्ग में नहीं आते लेकिन वो भी कमजोर वर्ग कहलाते हैं और होंगे। इसके अलावा उन्होंने बी.आर. अंबेडकर को भी कोट किया है 19/11/1948 को, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज अ कॉम्प्लीमेंट टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये उन्होंने यहां पर लिखा है। इसके अलावा एक और फैसले को उन्होंने कोट किया जिसमें लिखा गया था, वंस अ क्लास इज कंसिडर्ड एज अ बैकवर्ड क्लास इट शुड कंटिन्यू टू बी बैकवर्ड क्लास फॉर ऑल टाइम्स बट ऑल द सेम द गवर्नमेंट शुड नॉट प्रोसीड ऑन द बेसिस। यानी एक बार अगर किसी वर्ग को बैकवर्ड क्लास बता दिया गया तो जरूरी नहीं है कि वो वर्ग हमेशा ही कमजोर वर्ग बना रहेगा। Such an approach would defeat the very purpose of the reservation, because once a class reaches a stage of progress, which some modern writers call as take-off stage, then competition is necessary for their future progress. Government should always keep under review the question of reservation of seats, and only the classes which are really socially and educationally backward should be allowed to have the benefit of reservation. Reservation of seats should not be allowed to become a vested interest, जो कि ये हमारे देश में हो गया है, जिसमें ये कहा गया है इस फैसले में कि एक बार अगर किसी को कमजोर वर्ग की श्रेणी में ला दिया गया है तो जरूरी नहीं है कि वो जीवन भर कमजोर वर्ग की श्रेणी में रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को आरक्षण मिला कमजोर वर्ग के लोगों को और उसके बाद अब वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न हो चुके हैं कि अब उन्हें
ना तो कमजोर वर्ग में रखने की आवश्यकता है और ना ही उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए अब वो कमजोर वर्ग में नहीं होने चाहिए और सरकार को इस तरह की चीजों को समय समय पर रिव्यू करते रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह है कि हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अब 10% का आरक्षण मिलता रहेगा। इसके अलावा मौजूदा कानून के तहत अलग अलग राज्यों की सरकारों के पास यह अधिकार होगा कि वो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और प्राइवेट कॉलेजों में भी इस आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर सके। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी कॉलेजों में ही आपको या सरकारी विश्वविद्यालयों में ही मिलेगा। जो प्राइवेट संस्थान हैं वहां पर भी अगर राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण मिल सकता है। 2018 और 19 की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल हमारे देश में कुल मिलाकर 950 यूनिवर्सिटीज, 41,748 कॉलेज और 10,000 से ज्यादा दूसरे शिक्षण संस्थान हैं और यह आरक्षण इन सभी पर लागू होता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह आरक्षण सामान्य वर्ग के सभी छात्रों को मिलेगा, बल्कि इसके लिए कुछ शर्तें और नियम अलग से बनाए गए हैं। अब आप यह जानना चाहेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की परिभाषा क्या है। तो सामान्य वर्ग के जिन परिवारों की सालाना आय यानी सालाना आमदनी पूरे परिवार की 8 लाख रुपए से कम है पूरे साल की, उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी परिवार में 2 लोग कमाते हैं लेकिन उन दोनों की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर परिवार की सालाना आय इससे ज्यादा है तो उसे कमजोर वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा। यहां पर परिवार शब्द का क्या मतलब है यह भी समझ लीजिए। परिवार की परिभाषा यहां पर यह है कि आप, फिर आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और अगर आपके भाई बहन 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो वो भी आपके परिवार में शामिल होंगे और इन सब की मिलाकर सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से अगर कम है तो सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा जो इस तरह के परिवार होंगे। इसके अलावा अगर किसी परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है या फिर किसी शहर में सामान्य वर्ग के किसी परिवार के पास 1000 वर्ग फीट से बड़ा मकान है या नगर पालिका के क्षेत्र में 900 वर्ग फीट से बड़ा कोई प्लॉट है तो भी वो परिवार आरक्षण के इस दायरे में नहीं आएगा। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि सामान्य वर्ग की लगभग 18% आबादी ऐसी है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आती है। यानी जो सामान्य जातियां हैं, सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी, उसके 18% आबादी कमजोर वर्ग में है। मान लीजिए अगर हमारे देश में सामान्य वर्ग के 20 करोड़ लोग हैं तो इसका 18% होगा लगभग 3.5 करोड़ लोग। अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश में दलितों और पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है ये नया कोटा इसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। यानी ये 10% का जो कोटा मिल रहा है सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को वो पुराने आरक्षण से अतिरिक्त है, अलग है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा पिछले 75 वर्षों में हमारा देश भी 2 हिस्सों में बट गया है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें हमेशा इस बात की परेशानी रहती है, नाराजगी रहती है कि बाकी के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण मिलता है और उन्हें इनकी हिस्से की नौकरियां और जो जगहें हैं वो मिल जाती हैं, जो पद हैं जो वो मिल जाते हैं। और उधर से जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें हमेशा ये लगता है कि सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये दोनों जो आरक्षण अब हैं ये आपस में क्लैश नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे देश की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दलित समुदाय को 15%, आदिवासी समुदाय को 7.5%, ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग को 27% और खास रूप से प्रभावित दिव्यांगों यानी जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं उन्हें 4% आरक्षण का लाभ मिलता है। और इसके अतिरिक्त अब सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए भी 10% का अलग से आरक्षण शुरू हो जाएगा, उसे संवैधानिक मान लिया गया है। तो अब देखिए हमारे देश में कितना आरक्षण हो गया। अगर अब हम इन सारे आरक्षणों को जोड़ लें तो अभी हमारे देश की सरकारी नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में 63.5% आरक्षण लागू है। सोचिए कितना आरक्षण हो गया, 63.5%। और जो लोग सामान्य वर्ग में आते हैं यानी जो सामान्य वर्ग में है, जो अति गरीब नहीं है और शारीरिक रूप से भी सक्षम है, उनके लिए अब सिर्फ
36% सीटें और 36% नौकरियां ही इस देश में बची हैं। अब यहां दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि हमारे देश में आरक्षण व्यवस्था कितनी जरूरी है, और दूसरी बात यह कि आरक्षण मिलना किसे चाहिए, आरक्षण के जो असली सही हकदार हैं वो कौन है। आज जब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज अपना फैसला सुना रहे थे, तब जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो आपको भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकती, यानी आज नहीं तो कल आरक्षण की समीक्षा तो करनी ही होगी और इसे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस बात से सहमति जताई और कहा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद आज देश को फिर से अपनी आरक्षण व्यवस्था पर विचार करने की आवश्यकता है। यानी आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके जज भी, सुप्रीम कोर्ट भी यह मान रही है कि इस आरक्षण व्यवस्था की अब समीक्षा होनी चाहिए और यह आरक्षण ऐसे ही हमेशा के लिए नहीं चल सकता। लेकिन सोचिए, यह बात हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों या नेता कहने की हिम्मत कभी करेंगे? सच्चाई है कि आज हमारे देश में आरक्षण को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। यह सामाजिक मुद्दा तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। और इस मुद्दे पर पार्टियां कुछ भी कहने और कुछ भी करने से हमेशा बचती हैं, क्योंकि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, ये चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार रहा है कुछ खास पार्टियों का, कुछ खास नेताओं का। आज अगर किसी पार्टी ने गलती से अगर इतना भी कह दिया कि वो आरक्षण व्यवस्था की सिर्फ समीक्षा करेगी, खत्म करने की तो हम बात ही नहीं कह रहे, अगर आज किसी पार्टी ने यह कह दिया कि वो समीक्षा भी करेगी, तो उस पार्टी के खिलाफ हमारे देश में एक बहुत बड़ा नेगेटिव माहौल तैयार हो जाएगा और इस पर खूब हंगामा होगा, जबरदस्त राजनीति होगी। लेकिन यह राजनीति होती क्यों है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। असल में जब भारत में आरक्षण व्यवस्था को पेश किया गया, तब इसका मकसद था समाज के शोषित, पिछड़े और गरीब लोगों को नौकरियों और शिक्षा में समान अवसर देना, ताकि उस समाज और वर्ग को मुख्य धारा में लाया जा सके और कोई भी व्यक्ति हमारे देश में कमजोर और पिछड़ा ना बचे। यानी आरक्षण की मूल भावना यही कहती है कि समाज के कमजोर और गरीब वर्ग का भला होना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ हमारे देश में आरक्षण के मायने बदलते चले गए और इसे कुछ खास जातियों तक सीमित कर दिया गया, जबकि आरक्षण का मकसद था देश के शोषित और वंचितों का विकास करना। वर्ष 1990 में जब वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इनमें से एक सिफारिश ये थी कि जो केंद्रीय नौकरियां हैं, केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, उनमें अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। उस समय इस फैसले को लेकर देश में बहुत हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे और मुझे याद है तब एक छात्र ने तो आत्मदाह करने की भी कोशिश की थी। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज के और कॉलेज के जो छात्र थे वो बाहर सड़कों पर निकल आए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि तब हमारे देश की बहुत सारी पार्टियों ने इस मुद्दे को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, वोट पाने के लिए इस्तेमाल किया और इस पर जमकर राजनीति की। यानी आरक्षण की सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था से बदल दिया और ये आज तक ऐसे ही चल रहा है। आरक्षण को लेकर सामान्य वर्ग में हमेशा से एक कटुता का भाव रहा है। जैसा हमने आपको पहले कहा, आरक्षण की वजह से हमारे समाज में भी दो हिस्से हो गए, एक वो जिन्हें आरक्षण मिलता है, एक वो जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता है। असल में पिछले 7 दशकों से सामान्य वर्ग के लोगों में पिछड़ी जातियों के प्रति यही भाव रहा कि वो आरक्षण के तहत उनका अधिकार छीन कर ले जाते हैं। लेकिन अब ये जो नया फैसला आया है 2019 में, जो मोदी सरकार इस फैसले को लेकर आई, इस फैसले के बाद इस स्थिति में एक नया संतुलन पैदा होगा और ये कटुता भी पहले के मुकाबले अब बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब पहली बार उस वर्ग को आरक्षण मिल रहा है हमारे देश में जिसे आजादी के 75 वर्षों में एक बार भी कहीं पर कभी आरक्षण नहीं मिला। चाहे वो कितना भी गरीब हो, कितना भी पिछड़ा हो, कितना भी अति गरीब हो, क्योंकि उसकी जाति आड़े आ जाती थी, क्योंकि वो सामान्य वर्ग में था, इसलिए उसे कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अब ऐसे लोगों को देश में पहली बार आरक्षण मिलेगा। बड़ी बात यह है कि जिनको आरक्षण पहले से मिल रहा है उनके हिस्से को काट कर नहीं होगा, यानी ये दोनों जो आरक्षण हैं ये को एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आप ये देखिए कि हमारे देश की विपक्षी पार्टियां कैसे आज इस फैसले के लिए भी
अब सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रही हैं। आज कांग्रेस के एक नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट को जातिवादी करार दे दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर सही नहीं किया है, यह फैसला सही नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता भी अब सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहे हैं और यह भी अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई? ये सवाल मैं आज करता हूं। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, SC ST OBC के लिए अकाउंटेबल है। ये कोई भगवान नहीं। गरीबी हटाई जाए, गरीब की मदद की जाए। कांग्रेस तो इंदिरा जी के समय से वचनबद्ध है और उस पर हर बार प्रयास करती। बस मेरे 2 सवाल भाजपा से। जब 100 दिन रह गया था 2019 में, चुनाव हार रहे थे, तब क्यों लाए? तो आपकी नीयत गरीबों के साथ नहीं थी, EWS कोटे के साथ नहीं थी, बल्कि इस बात के साथ थी कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, वरना तो 5 साल क्यों नहीं लाया। कांग्रेस पार्टी की सोच गरीब विरोधी है। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का, जो हम सबसे बेहतर संविधान का ज्ञाता है, वो एक फैसला देता है तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। कांग्रेस का आज यही चरित्र है कि उनका कोई चरित्र नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां हमारे देश की संस्थाओं को लगातार उन पर हमले कर रही हैं। उनका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो कमजोर हो रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए, आजकल हमारी विपक्ष की पार्टियां वो चुनाव आयोग पर लगातार हमला बोलती हैं, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं, CBI और ED जैसी एजेंसियों को भी लगातार कमजोर करने में वो जुटी हुई है। यानी हमारे देश की कोई एक ऐसी संस्था भी नहीं बची जिस पर हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने प्रहार ना किया हो, जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल ना उठाया हो। और फिर आरोप भी यही लगाते हैं कि हमारे देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। आज भारत सरकार ने एक तरफ जहां सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देकर एक नई क्रांतिकारी शुरुआत की है, इसके साथ ही सरकार ने यह भी ध्यान रखा कि दलितों और पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण मिल रहा है उस पर इसका कोई असर ना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार और बीजेपी में आज सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दलितों और पिछड़ी जातियों का ही है। अक्सर विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाती हैं कि मोदी सरकार जो है वो पिछड़ी जातियों के खिलाफ है। लेकिन आज जब हमने थोड़ा आंकड़े निकाले तो आप जो आंकड़े देखेंगे तो उससे आप एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। 2021 में यानी पिछले साल जब मोदी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ, तब मोदी सरकार में 61% जो मंत्री थे वो सिर्फ दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग से थे। इसके अलावा लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद हैं, जिनमें से 113 सांसद अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, OBC हैं। 43 सांसद आदिवासी समुदाय से हैं और 53 सांसद जो हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में आरक्षण को जातियों या राजनीति तक सीमित नहीं माना गया है। यहां आरक्षण का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए नहीं होता। जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन वहां यह आरक्षण आर्थिक और दूसरे पहलुओं के आधार पर तय किया जाता है। अमेरिका में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं और अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलता है और उन्हें कुछ खास स्थानों पर विशेष अहमियत दी जाती है। हालांकि वहां इसे आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं कहा जाता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि उन्हें अतीत और वर्तमान में कई स्थानों पर भेदभाव का शिकार होना पड़ा, इसलिए उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो वो इसको आरक्षण नहीं कहते, प्राथमिकता कहते हैं। कनाडा में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट लागू किया गया है।
इस कानून के तहत कनाडा सरकार को महिलाओं, आदिवासियों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है। फिनलैंड में यूनिवर्सिटी लेवल पर स्वीडिश बोलने वालों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था है। जर्मनी में महिलाओं के लिए बोर्ड रूम कोटा है, जिसके तहत जर्मनी की लिस्टेड कंपनियों में सीनियर मैनेजमेंट में काम करने वाली महिलाओं का एक अनिवार्य कोटा रखा गया है। तो यहां आप समझ सकते हैं, और हमारे देश में हमारा हमेशा से यह मानना है और पहले भी कि आरक्षण की व्यवस्था को समय समय पर उसका रिव्यू होना चाहिए, उस पर पुनर्विचार जरूर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कैसे है कि 75 वर्ष हमारे देश में हो गए, हम गरीबी को जब आजाद हुए थे तब भी कहते थे कि गरीबी हमारे देश में बहुत है, गरीबी हटाओ अभियान भी चला, फिर भी हमारे देश में आज भी उतनी गरीबी है। आरक्षण जो है उसे फेजेस में हटाना चाहिए, और किसी भी देश की जो सबसे बड़ी सफलता है वो तब है जब उस पूरे देश की आबादी में एक भी व्यक्ति को आरक्षण की आवश्यकता ना पड़े। हमारे देश में उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम और ज्यादा लोगों को आरक्षण दे रहे हैं और ज्यादा बड़ी आबादी को आरक्षण में शामिल कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है सफलता इस बात में होनी चाहिए कि जब एक दिन ऐसा आए जब हम ये कहें कि हमारे देश की आबादी में अब सब इतने संपन्न हो चुके हैं, सब इतने सक्षम हो चुके हैं कि अब एक भी व्यक्ति को, एक भी जाति को, एक भी वर्ग को किसी भी प्रकार की आरक्षण की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए सरकार को हर साल ये बताने के बजाय कि अब इतने और लोगों को आरक्षण दे दिया, ये बताना चाहिए कि अब इस साल हम इतने लोगों को आरक्षण से बाहर निकाल देंगे, अगले साल इतने लोगों को और आरक्षण से बाहर निकाल दिया जाएगा, और अगले 10 साल में या जो भी एक डेडलाइन होती है उसमें यह तय किया जाए कि इस वर्ष तक, इस डेडलाइन तक हम आबादी के सभी लोगों को आरक्षण से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब उन्हें आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं होगी, वो सक्षम बन चुके होंगे।